नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास, और इस बुक का हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे। ये वीडियो अध्याय 3 का पार्ट 8, ठीक है। अध्याय 2 हमने पढ़ लिए, अध्याय 3 के भी 7 पार्ट हमने पढ़ लिए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 का पार्ट 8। ये जो अध्याय है अध्याय 3, ये 10 नंबर का है, और इसकी PDF नोट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी रखें, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज है विदेशी व्यापार की उन्नति या आर्थिक स्थिति, ठीक है। इस युग में विदेशी व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र बन गया था और लोगों के आर्थिक जीवन में समृद्धि के चिन्ह दिखाई देने लगे। स्थल मार्गों एवं नदी मार्गों के विकास ने जहां आंतरिक व्यापार में वृद्धि की, वहीं समुद्री मार्गों ने विदेशी व्यापार को सुदृढ़ता प्रदान की। स्थल मार्ग से पाटलिपुत्र ताम्रलिप्ति से जुड़ा हुआ था और वहाँ से जहाज बर्मा और श्रीलंका जाते थे। मध्य एशिया व पश्चिमी एशिया को जाने वाले विभिन्न मार्गों का विकास हुआ। एक स्थल मार्ग से तक्षशिला काबुल से तथा दूसरे मार्ग से कंधार ईरान से जुड़ा हुआ था। आगे हैं, कुषाणों ने उस रेशम के मार्ग पर नियंत्रण कर लिया जो चीन से चलकर मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। ये रेशम मार्ग कुषाणों का बहुत बड़ा आय का स्रोत था। इस प्रकार भारत के व्यापारी दक्षिणी अरब और लाल सागर क्षेत्र से जुड़ गए थे। इसके परिणाम स्वरूप कुषाण काल में भारत को रोमन साम्राज्य के साथ समृद्धि बहुत बढ़ी। अब है धार्मिक जीवन। मौर्योत्तर काल में राजत्व की एक विशिष्ट अवधारणा उभर कर आई। इसमें कुषाण राजाओं ने अपनी तुलना देवताओं से की। उन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की। वस्तुतः इन विदेशी शासकों की सामाजिक स्वीकृति हेतु धार्मिक वैधता आवश्यक थी। ऐसी पद्धति समकालीन रोमन, यूनानी और ईरानी पद्धति में विद्यमान थी। इन्होंने सिक्कों पर भी अपने चित्र छापकर अपने प्रभामंडल को राजतत्व में देवत्व सिद्धांत जैसा प्रतिपादन किया। अगर मैं प्रभामंडल शब्द का अर्थ बताऊं तो जब आप किसी देवताओं को देखते हैं तो उनके सिर के पीछे कोई ऐसा चक्र घूमता हुआ नजर आता है, रोशनी रोशनी, तो वही प्रभामंडल कहलाता है, ठीक है। ये मैंने केवल उस शब्द का अर्थ बताया है, ठीक है। आगे है सामाजिक जीवन। कुषाण कालीन समाज समृद्ध था। महिलाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता थी। घर में उनके पृथक कक्ष होते थे। पोशाक में एकरूपता नहीं थी। गंधार क्षेत्र के लोग सामान्यतः धोती बांधते थे, कमर में फेटा लगाते और सिर पर रुमाल या साफा बांधते। समाज समृद्धि, विविधताओं तथा अनेक गतिविधियों से परिपूर्ण था। यह मथुरा के शिलालेखों से स्पष्ट है, जिसमें जीवन को अनेक गतिविधियों वाला बताया गया है। नाचने, गाने, वादन यंत्रों के उपयोग, नाटकों, जादू टोने व साहित्य का उल्लेख है। अब है कुषाण साम्राज्य का उद्देश्य एवं प्रभाव। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात पहली बार एक विशाल साम्राज्य बना, जिसमें न केवल समस्त उत्तरी भारत ही सम्मिलित था, बल्कि उसके बाहर के कई प्रदेश भी सम्मिलित थे, जो मध्य एशिया तक फैले थे। इस प्रकार भारत बाहर की दुनिया के साथ घनिष्ठ संपर्क में आया। इस युग में धर्म निश्चित ही यह कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान व निर्माण का दौर था। अब है कनिष्क का मूल्यांकन, यानी कि कनिष्क ने क्या किया, किस प्रकार जो कुछ भी कनिष्क का निचोड़ निकल के आता है वह अब पढ़ेंगे। साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि लगभग 23 वर्ष तक शासन करने के पश्चात भी कनिष्क निरंतर युद्धरत रहा। इससे तंग आकर उसके सेनापतियों ने उसकी हत्या कर दी।
कनिष्क प्राचीन भारत के महानतम शासकों में एक था। एक महान योद्धा, साम्राज्य निर्माता, कलाकारों तथा विद्वानों का आश्रयदाता। अपनी सैन्य सफलताओं में वह समुद्रगुप्त का अग्रगामी था। हर्षवर्धन के समान वह बौद्ध धर्म का प्रचारक था तथा अशोक की ही तरह एक महान निर्माता भी था। बौद्ध अनुश्रयों में कनिष्क के अनेक निर्माणों का उल्लेख मिलता है। कनिष्क की तुलना अशोक से की गई। बौद्ध धर्म के प्रभाव से दोनों में महान परिवर्तन हुए। अब है कुषाण साम्राज्य का पतन। महान कुषाण साम्राज्य कनिष्क प्रथम के समय में अपने गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। इसी समय में कुषाण साम्राज्य से केवल भारत के ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के शासक भी भय खाते थे, किंतु इस गौरव को कनिष्क प्रथम के उत्तराधिकारी अक्षुण्ण न रख सके और उनके अधिकांश राज्य भारतीय शासकों के हाथ में आ गए। उसमें मुख्य नाग, मालव और कुनिंद वंश अथवा जातियाँ थी। जो शासक जो भारतीयों के हाथ में आए वह राज्य थे नाग, मालव और कुनिंद वंश अथवा जातियाँ थी। एक मत के अनुसार उनके पतन के जिम्मेदार कारणों में महत्वपूर्ण कारण उनका भारतीय जातियों में घुल मिल यानी कि अब कुछ पता ही नहीं चलने लगा कि कौन से यूनान के वंश, कनिष्क के वंश से लगभग मतलब कुल सब कुछ वहाँ पर लोग घुल मिल गए, इसलिए धीरे धीरे उनका पतन होने लगा। ईरान में सस्मेनियम साम्राज्य के उदय को सस्सेनियम, ठीक है, सस्सेनियम, यहाँ पर स्पेस लगना चाहिए था लेकिन गलती हो गई। सस्सेनियम साम्राज्य के उदय को भी कुछ इतिहासकार उसकी अवनति के कारणों में गिनते हैं, जिसके कारण कुषाण साम्राज्य समाप्त हो गया। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आपके लिए उपयोगी था या नहीं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद।